क्वेश्चन नंबर 661 और क्वेश्चन है हमारा मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच इज फाइनलाइज्ड बाय। देखिए मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच को बहुत सारे प्रोफेसर्स ने मिलकर के फाइनलाइज किया, मतलब फाइनलाइजेशन के स्टेज तक लेकर के बहुत चेंजेस किए इसमें मार्जिनल यूटिलिटी में। लेकिन इनमें से एक ऐसे बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच को फाइनलाइज किया, उनका नाम आपको बताना है। वी हैव 4 ऑप्शंस। अच्छा ध्यान से देखिएगा, ये नाम उल्टा लिखा हुआ है। सबसे पहले इन्होंने सरनेम लिखा है, उसके बाद फर्स्ट नेम डाला है, तो कभी कभार क्वेश्चन ऐसे भी आपसे पूछ सकते हैं। इनका पूरा नाम है, मतलब सही नाम है जे आर हिक्स, दूसरे हैं जे एम कीन्स, तीसरे हैं जे एस मिल्स और चौथे हैं ए सी पिगू। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी जे एस मिल्स। तो मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच इज फाइनलाइज्ड बाय JS Mills. Option C is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 662 क्वेश्चन है हमारा एडिशन टू टोटल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी इज। टोटल यूटिलिटी जो है ना किसी कमोडिटी का, उसमें एडिशन को क्या कहते हैं? एडिशन टू टोटल यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी इज, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है एवरेज यूटिलिटी, दूसरा ऑप्शन टोटल यूटिलिटी, तीसरा ऑप्शन मार्जिनल यूटिलिटी और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। सवाल पूछा गया है कि अगर टोटल यूटिलिटी में अगर कुछ एडिशन करते हैं तो उसे क्या कहेंगे? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी में अगर कुछ ऐड करेंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे? मार्जिनल यूटिलिटी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 663 क्वेश्चन है हमारा मार्जिनल यूटिलिटी कर्व ऑफ अ गिवन कंज्यूमर इज ऑल्सो हिज। जो मार्जिनल यूटिलिटी कर्व है ना किसी कंज्यूमर का, वो और क्या होता है उसका? ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन इंडिफरेंस कर्व, दूसरा ऑप्शन टोटल यूटिलिटी कर्व, तीसरा ऑप्शन सप्लाई कर्व और चौथा ऑप्शन डिमांड कर्व। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी डिमांड कर्व। जो मार्जिनल यूटिलिटी होता है ना ऑफ अ गिवन कंज्यूमर इज ऑल्सो हिज डिमांड कर्व। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 664 क्वेश्चन है हमारा When the marginal utility is zero, the सवाल पूछा जा रहा है कि जब मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होती है तब क्या होता है? ठीक है, पहला ऑप्शन AU इज मैक्सिमम, AU इज एवरेज यूटिलिटी मैक्सिमम हो जाता है जब मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होता है। दूसरा ऑप्शन TU इज मैक्सिमम, टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो जाता है। तीसरा ऑप्शन MU इज मैक्सिमम, मार्जिनल यूटिलिटी मैक्सिमम हो जाता है और चौथा कह रहे हैं टोटल यूटिलिटी इज द मिनिमम। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, जब मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होता है तो टोटल यूटिलिटी क्या हो जाता है? मैक्सिमम हो जाता है। उसके बाद फिर जब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव में चला जाता है तो टोटल यूटिलिटी फॉल करना शुरू हो जाता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 665 क्वेश्चन है हमारा कार्डिनल यूटिलिटी थियरीज एसोसिएटेड विथ। जो कार्डिनल यूटिलिटी थियरी है ना वो किनसे एसोसिएटेड है? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है मार्शल एंड जिवॉन्स, दूसरा ऑप्शन गॉसन एंड वॉलरास, तीसरा ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन सी सही है, ऑल ऑफ द अबव। कार्डिनल यूटिलिटी थियरी इज एसोसिएटेड विद मार्शल एंड जिवॉन्स, गॉसन्स एंड वॉलरास। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 666 और क्वेश्चन है हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अजम्पशन ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरीज। इनमें से कौन सा कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी का अजम्पशन नहीं है? पहला ऑप्शन रैशनैलिटी, दूसरा ऑप्शन मेजरेबिलिटी, तीसरा ऑप्शन एडिटिविटी ऑफ यूटिलिटी और चौथा ऑप्शन डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी एज इनकम इंक्रीजेस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी एज इनकम इंक्रीजेस इज नॉट एन assumption ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 667 क्वेश्चन है हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी स्टेट्स दैट। जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी है वो क्या बताता है, मतलब उसका एक हिसाब से डेफिनेशन क्या है, मतलब क्या है वो पूछ रहे हैं आपसे। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है टोटल यूटिलिटी डिमिनिशेस विद द कंजम्पशन ऑफ एवरी एडिशनल यूनिट। मतलब ये कह रहे हैं कि हर एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने के बाद जो टोटल यूटिलिटी है ना वो कम होती चली जाती है। टोटल यूटिलिटी कम नहीं होती है, मार्जिनल यूटिलिटी कम होती है। ठीक है, तो पहला वाला गलत है। दूसरा ऑप्शन कह रहे हैं कि यूटिलिटी ऑलवेज डिमिनिशेस वेदर समथिंग इज कंज्यूम्ड और नॉट। ऐसा भी नहीं है। कह रहे हैं कि यूटिलिटी हमेशा डिमिनिश होती है, अगर आप कुछ कंज्यूम कीजिएगा या नहीं कीजिएगा हर बार डिमिनिश होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है,
अगला कह रहे हैं कि यूटिलिटी फर्स्ट इंक्रीजेस आफ्टर दैट डिमिनिशेस एट एवरी पॉइंट। कह रहे हैं कि पहले यूटिलिटी इंक्रीज करेगा और उसके बाद हर पॉइंट पे वो डिमिनिश करेगा। जरूरी नहीं, कुछ ऐसे गुड्स भी होते हैं ना जिसको कंज्यूम करने पे यूटिलिटी और बढ़ जाती है। वन मोर, आप समझ रहे होंगे ना। तो वन मोर मतलब वो जो अल्कोहलिक जो ड्रिंक या सिगरेट वाले लोग होते हैं उनका मतलब आप समझ रहे हैं ना, ठीक है। उनको मतलब उनका जो यूटिलिटी है वो और बढ़ता चला जाता है, ठीक है, क्योंकि दे आर एडिक्टिव। और आखिरी कह रहे हैं द एडिशनल बेनिफिट, समझिएगा क्योंकि ये सही आंसर है। द एडिशनल बेनिफिट विच पर्सन डिराइव्स फ्रॉम अ गिवन इंक्रीज ऑफ हिज स्टॉक ऑफ थिंग डिमिनिशेस विथ एवरी इंक्रीज इन द स्टॉक दैट शुड बी। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही जवाब है डिमिनिशिंग यूटिलिटी का, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी का, जहां पे कहा जा रहा है कि जो एडिशनल बेनिफिट है विच अ पर्सन डिराइव्स फ्रॉम अ गिवन increases of his stock of a thing diminishes with every increase in stock that he should be। मतलब समझ में आया ना कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी का मतलब ये होता है कि हर एडिशनल स्टॉक को जैसे ही आप गेन करते हो वैसे ही आपकी यूटिलिटी डिमिनिश होनी शुरू हो जाती है, चाहे वो किसी भी चीज की बात की जा रही है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 668 और क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली डिटर्मिनेंट दैट द लॉ ऑफ सप्लाई टेक्स इनटू अकाउंट। इनमें से कौन सा एक ऐसा इकलौता डिटर्मिनेंट है जो लॉ ऑफ सप्लाई लेकर के चलता है। पहला ऑप्शन टेक्नोलॉजी, दूसरा ऑप्शन क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, तीसरा ऑप्शन प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट और चौथा परचेजिंग पावर ऑफ सेलर्स है, परचेजिंग पावर ऑफ सेलर्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी है, ठीक है, जिसको जो ओनली एक डिटर्मिनेंट है जो सप्लायर लेकर के चलता है, दैट इज द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। आपको मालूम है ना कि डिमांड में क्या होता है, ध्यान से समझिएगा, डिमांड में क्या होता है कि इनका इनवर्स रिलेशनशिप होता है, प्राइस बढ़ेगी डिमांड कम हो जाएगा। डिमांड हम एज अ कंज्यूमर स्टडी करते हैं, लेकिन सप्लाई हम एज अ सप्लायर स्टडी करते हैं, और जैसे ही प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड भी सप्लाई भी बढ़ जाएगी। ठीक है, एज ए सप्लायर किसी चीज की प्राइस बढ़ रही है तो सप्लाई भी बढ़ जाएगी, और प्राइस कम हो रहा है तो सप्लाई भी कम हो जाएगी। तो इन्होंने बोला है कि ओनली डिटर्मिनेंट दैट द लॉ ऑफ सप्लाई टेक्स इनटू अकाउंट इज ऑप्शन सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 669 और क्वेश्चन है हमारा टिपिकली द सप्लाई कर्व। अब सप्लाई कर्व के बारे में पूछा जा रहा है कि ये स्लोप होता है, कहां जाता है, कैसे जाता है, कैसा मूवमेंट होता है। ठीक है, टिपिकली द सप्लाई कर्व स्लोप्स अपवर्ड्स, दूसरा ऑप्शन स्लोप्स डाउनवर्ड्स, तीसरा ऑप्शन इज हॉरिजॉन्टली स्ट्रेट और चौथा ऑप्शन इज वर्टिकली स्ट्रेट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है टिपिकली द सप्लाई कर्व स्लोप्स अपवर्ड्स। ठीक है, जो सप्लाई कर्व होता है ना वो अपवर्ड स्लोप करता है। सप्लाई कर्व ऐसे बनता है ना, देखिए माउस से बना रहे हैं तो प्लीज आप समझने की कोशिश कीजिएगा। ये हो गया हमारा सप्लाई कर्व। तो ये जो सप्लाई कर्व हमने बनाया है ना, स्लोप अपवर्ड्स हो गया फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब देख रहे हैं लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है और स्लोप अपवर्ड्स हो रहा है, ये सप्लाई कर्व हो गया। और डिमांड कर्व जस्ट इसका अलग होता है, डिमांड कर्व इस हिसाब से लेफ्ट से राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए स्लोप अपवर्ड्स। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 670 और क्वेश्चन है हमारा when more unit of the product are supplied at the higher price it is called। जब हायर प्राइस पे ज्यादा प्रोडक्ट हम क्या कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं। देखिए सप्लाई वाली बात हो गई, ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे। पहला ऑप्शन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, दूसरा ऑप्शन इंक्रीज इन सप्लाई, तीसरा ऑप्शन डिक्रीज इन सप्लाई और या चौथा ऑप्शन एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है when more unit of the product are supplied at the higher price it is called extension of supply, option D। इसे हम बोलेंगे extension of supply। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 671 क्वेश्चन है हमारा when change in the quantity supplied is proportionate to the change in the price the product is said to have। क्वेश्चन कह रहे हैं जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो उसके प्राइस के प्रोपोर्शनेटली चेंज हुई है। जितना प्रोपोर्शनेटली प्राइस चेंज हुआ उतना ही क्वांटिटी सप्लाई जो की गई प्राइस के अकॉर्डिंगली प्रोपोर्शनेटली हमने चेंज की। द प्रोडक्ट इज सेड टू हैव, प्रोडक्ट की किस तरीके की इलास्टिसिटी सप्लाई है। ठीक है, पहला ऑप्शन यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई, दूसरा ऑप्शन परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई, तीसरा ऑप्शन रिलेटिवली इलास्टिक सप्लाई और चौथा ऑप्शन परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई।
देखिए जितना प्रोपोर्शनेटली यूनिटरी ही होता है एक हिसाब से, कि जैसे 10% प्राइस चेंज हुआ तो 10% आपने सप्लाई बढ़ा दी, तो दिस इज यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 672, और क्वेश्चन है हमारा सेटरिस पैरेबस। सेटरिस पैरेबस मतलब समझते हैं ना, प्राइस चेंज हो रहा है, अदर थिंग्स रिमेन्स द सेम, इफ देयर इज एन इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी तो क्या होगा। ठीक है, सेटरिस पैरेबस के बेसिस पे अगर टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई तो क्या होगा। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन, द सप्लाई कर्व शिफ्ट टू द लेफ्ट। दूसरा ऑप्शन, द सप्लाई कर्व शिफ्ट टू द राइट। तीसरा, क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीजेस। और चौथा कह रहे हैं बोथ बी एंड सी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बोथ बी एंड सी। हमारी क्वांटिटी सप्लाई भी इंक्रीज हो जाएगी और जो सप्लाई कर्व है वो राइटवर्ड शिफ्ट भी हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है बोथ बी एंड सी। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 673, और क्वेश्चन है हमारा, इफ बोथ द डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व शिफ्ट टू द राइट बाय द सेम अमाउंट। जब डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व दोनों राइट डायरेक्शन में शिफ्ट कर रहे हैं और सेम अमाउंट में शिफ्ट कर रहे हैं, द इक्विलिब्रियम पॉइंट शिफ्ट टू द राइट, और इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है वो राइट में शिफ्ट हो जा रहा है, व्हाट इफेक्ट इट वुड हैव ऑन द इक्विलिब्रियम प्राइस। तो इसका इक्विलिब्रियम प्राइस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस इंक्रीजेस। दूसरा ऑप्शन, इक्विलिब्रियम प्राइस फॉल्स। तीसरा ऑप्शन, इक्विलिब्रियम प्राइस रिमेन्स अनअफेक्टेड। और चौथा कह रहे हैं इनडिटरमिनेबल। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, इक्विलिब्रियम प्राइस रिमेन्स अनइफेक्टिव। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 674, और क्वेश्चन है हमारा, इन द शॉर्ट रन की बात की जा रही है, when supply remains constant and there is a fall in the price of the product, the producer's profit level will, जो प्रोड्यूसर का प्रॉफिट लेवल होगा ना वो क्या होगा। ठीक है, इट विल इंक्रीज, इट विल डिक्रीज, रिमेन्स कांस्टेंट, या इंक्रीजेज इनिशियली एंड लेटर डिमिनिशेस। तो सवाल आप समझ गए होंगे, शॉर्ट रन की बात की जा रही है, व्हेन सप्लाई रिमेन्स कांस्टेंट, जब सप्लाई कांस्टेंट है और जब किसी प्रोडक्ट के प्राइस में फॉल कर जाता है तो प्रोड्यूसर का प्रॉफिट क्या हो जाएगा। ऑप्शन बी, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि आपकी सप्लाई सेम है, अब प्राइस कम हो गया तो आपका प्रॉफिट लेवल भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ऑप्शन बी। आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 675। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा, व्हेन सप्लाई प्राइस इंक्रीजेस इन द शॉर्ट रन, द प्रॉफिट ऑफ द प्रोड्यूसर। जो सप्लाई प्राइस है वो शॉर्ट रन में अगर इंक्रीज कर जाएगा तो जो प्रोड्यूसर है, जो सप्लायर है, उसका प्रॉफिट क्या होगा, वो भी इंक्रीज हो जाएगा। जैसे लास्ट क्वेश्चन में प्राइस फॉल कर रहा था तो डिक्रीज हो रहा था प्रॉफिट, यहां पे प्राइस राइज। क्वेश्चन नंबर 676, और क्वेश्चन है हमारा, अ फेलिंग सप्लाई कर्व इंडिकेट्स। एक फेलिंग सप्लाई कर्व क्या इंडिकेट करता है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन, एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स। दूसरा ऑप्शन, इंटरनल इकोनॉमिक्स। तीसरा ऑप्शन, एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज। और चौथा ऑप्शन, इंटरनल डिसइकोनॉमीज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है, अ फेलिंग सप्लाई कर्व इंडिकेट्स इंटरनल डिसइकोनॉमीज। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अ फेलिंग सप्लाई कर्व इंडिकेट्स इंटरनल डिसइकोनॉमीज। इसका मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया है जिस वजह से चीजें महंगी हो गई हैं। ठीक है, तो इससे सप्लाई कर्व एक हिसाब से फेल हो जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 677। क्वेश्चन है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज मोर इलास्टिक इन। जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है वो ज्यादा इलास्टिक कब होती है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन, शॉर्ट पीरियड। दूसरा ऑप्शन, लॉन्ग पीरियड। तीसरा ऑप्शन, मार्केट पीरियड। और चौथा ऑप्शन, नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज मोर इलास्टिक इन long period. Option B is the correct answer for the given question. Elasticity of supply is more elastic in long period. Long period में elasticity of supply ज्यादा इलास्टिक होती है। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 678, और क्वेश्चन है हमारा, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज लाइक इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की तरह है। वी हैव 4 ऑप्शंस, मतलब क्या चीज सिमिलैरिटी एक हिसाब से। पहला ऑप्शन, the responsiveness of quantity supplied to a change in price. दूसरा ऑप्शन, measurable only qualitatively. तीसरा ऑप्शन, not measurable. और चौथा ऑप्शन, none of these. इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा
Elasticity of supply, like elasticity of demand, is the responsiveness of quantity supplied to a change in price. मतलब दोनों में सिमिलैरिटी प्राइस है. अगर प्राइस बढ़ता है तो डिमांड फॉल करता है, प्राइस कम हो जाता है तो डिमांड राइज करता है. तो ये जो प्राइस है ना, चेंज इन प्राइस, ये डिमांड को भी इफेक्ट करता है और ये सप्लाई को भी इफेक्ट करता है. जब प्राइस हाई होता है तो सप्लाई ज्यादा होता है, जब प्राइस लो होता है तो सप्लाई कंपैरेटिवली लो होता है. तो यही सवाल पूछा गया था कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई लाइक इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी सप्लाई टू अ चेंज इन प्राइस. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 679. क्वेश्चन है हमारा, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई मींस चेंज इन सप्लाई ड्यू टू चेंज इन. इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का मतलब सप्लाई में चेंज आ रहा है क्योंकि किसी एक पर्टिकुलर चीज में चेंज आ रहा है. वो पर्टिकुलर चीज इन्होंने हमसे पूछी है. वी हैव 4 ऑप्शंस. पहला ऑप्शन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, दूसरा ऑप्शन कंडीशन ऑफ सप्लाई, तीसरा ऑप्शन टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज. इस क्वेश्चन का सही आंसर है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई मींस चेंज इन सप्लाई ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी. इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का मतलब सप्लाई में तभी चेंज आएगा जब उस कमोडिटी के प्राइस में चेंज आएगा, कीमत में चेंज आएगा. ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 680 और क्वेश्चन है हमारा, अ राइटवर्ड शिफ्ट इन द सप्लाई शेड्यूल इंडिकेट्स. एक सप्लाई शेड्यूल में राइटवर्ड शिफ्ट क्या इंडिकेट करता है? वी हैव 4 ऑप्शंस. पहला ऑप्शन अ डिक्रीज इन सप्लाई, एक दूसरा ऑप्शन एन इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड, तीसरा ऑप्शन एन इंक्रीज इन सप्लाई और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन, देखिए ग्राफ अगर मैं बनाऊं तो ये y एक्सेस, ये x एक्सेस, सप्लाई कर्व वैसे पहले बनता था, अब सप्लाई कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो गया और सप्लाई कर्व ऐसे बन रहा है. तो जब सप्लाई कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है, ठीक है, तो वो क्या इंडिकेट करता है? ऑप्शन सी एन इंक्रीज इन सप्लाई इज द राइट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. मतलब सप्लाई बढ़ गया है. राइटवर्ड शिफ्ट इन द सप्लाई schedule indicates an increase in supply. Option C is the correct answer for the given question.